हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संजू नरसिंह वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी देवी और सज्जनों का एक बार पुनः लेफ्ट वेंट्रिकल से इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर आपने थंबनेल लगा हुआ देख लिया है, तो मैं इस सेशन के अंदर आपके साथ डील करने वाला हूँ 60 क्वेश्चन इन 60 मिनट के अंदर। इस सेशन को हम पूरा लंबा खींच के लेंगे, जितने एक्सप्रेशन में कॉन्सेप्ट लॉजिक रैशनल दे सकता हूं देने की कोशिश करूंगा। तो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चारों ऑप्शन को ध्यान में देखना है और चारों ऑप्शन को ध्यान से देखकर इसका उत्तर देना है, फिर ही आपको लॉक करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हो सकता है उसके अंदर कोई ऑप्शन भी न हो। ये लो पहला क्वेश्चन। ये इमेज आपको देख के आइडिया लगाना है। ये इमेज जो आपको दिखाई गई है, ये इमेज किस चीज की है सर, किसकी है ये इमेज, आपको बताना है कहाँ काम में लेते हैं सर। ये आपने तो गजब नजारा दिखा दिया, भिड़ते ही मजा आ गया सर इस इमेज को देख के। सर इसको देखा तो है, काम में कैसे लेते हैं ये हमें पता नहीं, कहाँ पर काम में लेते हैं, किस लिए काम में लेते हैं, तो हम किस लिए बेटा यही बताने के लिए है। ठीक है, तो इस इमेज से आपको ये पता लग गया होगा कि ये जो इमेज मैंने दिखाई है, ये दिखाई है सर कॉपर टी की इमेज है। किसकी इमेज है ये? कॉपर टी की। किसकी? कॉपर टी। कॉपर टी, कॉपर टी का मतलब प्रॉपर्टी एक ऐसा यंत्र होता है सर, प्रॉपर्टी ज्यादा भागों में डिवाइड ना हो, इसे प्रिवेंट करने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? कॉपर टी के नाम से जाना जाता है सर। कॉपर टी की मैं बात करूं सर, कॉपर टी 7, कॉपर टी 200, कॉपर टी 220, कॉपर टी 275 और कॉपर टी 380 एजी। इस तरीके से कुछ टाइप की कॉपर टी आती है। तो सर कॉपर टी 275 होती है, वो कितने टाइम से प्रिवेंट करती है सर? वो प्रिवेंट करती है कितने टाइम के लिए? वो प्रिवेंट करती है 5 साल तक। आप कोई भी किसी भी प्रकार का क्रांतिकारी काम करते हो, जितने एफर्ट आप लगा सकते हो लगाओ, फुल धमाधम पारियां खेलो, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। आप सेफ जोन में टिके रहोगे, चाहे कितना ही बाउंड्री लाइन से बाहर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सर कॉपर 380 एजी का। 380 एजी ये क्या काम करती है सर? ये 10 साल तक प्रिवेंट करती है। 10 साल तक, मान के चलो 10 साल तक आपको मतलब फुल जितना एनर्जेटिक फोर्स में आप जितना कर सकते हो उतना कुछ करो, पूरा माहौल बनाओ। लेकिन ये एक ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टी जो लगाते हैं वो जो फीमेल होती है वो मोटिवेट होनी चाहिए। पहली बात तो मोटिवेट का मतलब ऐसे नहीं भी पढ़ाई को लेकर मोटिवेट हो, ऐसे मोटिवेट नहीं होनी चाहिए। उसका पूरा मन होना चाहिए भी हाँ मैं प्रॉपर्टी लगवा सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर विलिंग दी टेल ऑफ विलिंग विलिंग दी चेक टेल। टेल जो होती है, इसके अंदर एक टेल होती है, पूंछ जो होती है, उसको भी चेक करना जरूरी होता है, नहीं तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसका मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है सर वो तो होता है ब्लीडिंग। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है वो होता है पेन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई गई है। ये जो दिखाया गया आपको टुडे, टुडे को किस नाम से जाना जाता है? टुडे का मतलब आज नहीं होता है, टुडे का मतलब अब नहीं होता है। टुडे जो होता है एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लिया जाता है सर। क्या है ये? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्या है सर? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या होता है सर कि किसी भी तरीके से हम कुछ भी काम में ले, लेकिन हमारी एक कोशिश रहेगी सर हम प्रेगनेंसी नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देंगे। बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। अब 2 बच्चे हो गए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं सर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लेंगे। तो ये सर वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। इसी को नॉन ऑक्जिनोल के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूं। नॉन ऑक्जिनोल के नाम से भी किसको जाना जाता है सर? टुडे को नाम से जाना जाता है। ये एक वेजाइनल स्पंज आता है। स्पंज का मतलब कैसे सर? स्पंज हम समझे नहीं तो बेटा समझने के लिए आपको पता है, आप स्पंज खाते हो ना, स्पंज, उसी तरीके से वो स्पंज होता है, उसी को वेजाइनल स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये देखो, इसके ऊपर लिखा भी है कंटेनिंग नॉन ऑक्जिनोल। नो 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 बेबी नो, ठीक है। ये आता है, इसको बोलते हैं टुडे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लो जी, अगला भी एक इमेज आपको दिखाया गया है और ये एक इमेज दिखाई गई है। ये जो इमेज है ये एक इंजेक्शन की इमेज है। ये भी सर क्या करती है? ये भी प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये जो आता है इसको अंतरा के नाम से आता है। अंतरा का एक इंजेक्शन आता है, आपको पता है गांव गली चौराहे चबूतरे के ऊपर आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई नवी नवेली दुल्हन जो होती है, नई नई शादी होती है, तो वहां पर क्या करती है, एक आशा बहन जी होती है जो गांव के अंदर पंचायतियां करने का काम करती है। और एक आदमी को पता हो ना हो भी उसकी वाइफ के प्रेगनेंसी कंसीव होगी, लेकिन आशा को जरूर पता होता है। तो उसके वो क्या सजेस्ट करती है भी, आपको अब क्या है 3 महीने तक कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, क्या कर लो आप? एक इंजेक्शन लगवा लो। कौन सा इंजेक्शन सर? अंतरा।
क्या बोलते हैं, अंतरा। तो ये कितने महीने तक प्रिवेंट करता है सर, ये 3 मंथ तक कोई भी प्रकार की प्रेगनेंसी नहीं होने देता है, ध्यान रखना है। तो ये प्रिवेंट कितने करता है, 3 मंथ तक प्रिवेंट करता है। और मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन के नाम से भी आता है, 150 mg इसके अंदर होता है। क्या होता है सर, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ये इसके अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है, कितना होता है, 150 mg होता है। और ये क्या करता है सर, प्रेगनेंसी को होने से रोकता है या प्रेगनेंसी नहीं होने देता है, कोई भी हालात हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है दी 3C साइन कंसर्न टू द मिजल्स आर, यानी क्या पूछा गया है, 3C साइन पूछे गए, किसके 3C साइन पूछे गए, किसके मिजल्स के। तो आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कफ साइनोसिस या चोकिंग, आपका ऑप्शन बी बोल रहा है कफ कोराइजा या कंजक्टिवाइटिस, आपका ऑप्शन सी बोल रहा है कफ कोराइजा और चोकिंग, आपका ऑप्शन डी बोल रहा है कफ साइनोसिस या कंजक्टिवाइटिस। तो इसका आपको होगा, ये जो मिजल्स होती है किसके द्वारा फैलती है, ये मिजल्स होती है, ये किसके द्वारा फैलती है, मैं वर्बली बोल देता हूं, पूरी मिजल्स को लिपेट देता हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो मिजल्स सर क्या होती है, ये आरएनए पैरामिक्सोवायरस के द्वारा फैलने वाली डिजीज होती है, आरएनए पैरामिक्सोवायरस के द्वारा फैलने वाली डिजीज होती है, और इसको 4D फीवर के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को सर रूबियोला के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर रेसेस बनते हैं सर, रेसेस कहाँ बनेंगे सर, पहले तो बिहाइंड द ईयर बनेंगे, कहाँ बनेंगे, बिहाइंड द ईयर पहले बनेंगे, उसके बाद में सर फेस को इन्वॉल्व कर लेंगे, और फेस के बाद में किसको इन्वॉल्व कर लेंगे सर, उसके बाद में पूरे वुल बॉडी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये इसका क्या होता है, सिम्टम होता है। इसके बाद में इसकी जो क्या आती है सर, 4 स्टेजेस आती है, 3 स्टेजेस आती है। पहली स्टेज आती है प्री इरप्टिव स्टेज, उसी को प्रोड्रमल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है दूसरी सर इरप्टिव स्टेज, तीसरी स्टेज आती है कौन सी, पोस्ट इरप्टिव स्टेज। 3 स्टेजेस आती है, प्री इरप्टिव, इरप्टिव और पोस्ट इरप्टिव, 3 स्टेजेस आती है। तो उसके अंदर मैं बात करूं, प्री इरप्टिव जो स्टेज होती है, इसी के अंदर 3C साइन आते हैं। 3C साइन मतलब 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी, कफ, खुल्लू खुल्लू खांसी आएगी उसको, कोराइजा यानी इन्फेक्शन हो जाएगा, कहां इन्फेक्शन हो जाएगा, नेजल म्यूकोजा के अंदर, और तीसरा कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई के अंदर। ठीक है, मतलब उसके नजरों के अंदर कैसे नजर, जाने कैसी नजर थी उनकी, जाने कैसी नजर थी उनकी जब से उस नजर ने इस नजर को उस नजर से था देखा। क्या बात है कि जाने कैसी नजर थी उनकी जब से उस नजर ने इस नजर को उस नजर से था देखा, तब से इस नजर ने किसी और नजर को नजर भर ना देखा। क्या बात है सर, मजा आ गया। ठीक है, तो इसका जो साइन होगा वो होगा कफ कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस, कफ और कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस, कफ कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस, 3C साइन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, एक मिजल्स इरेडिकेशन स्कीम भी चलाई गई, जिसके अंदर कैचअप, कीप अप और फॉलो अप वाला भी सिस्टम चलेगा, वो आगे सारी कभी पूरी डिजीज पढ़ाएंगे तब। अब वर्बली मैंने लपेट दिया है। और कफ कोराइजा, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से लेकर 14 दिन का होता है, किसका, मिजल्स का। क्लियर। अब कफ कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस कहीं दिख रहा है, आपका ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एलाइजा टेस्ट इज यूज डिटेक्ट, आपका ऑप्शन ए है मलेरिया के लिए अंदर, आपका ऑप्शन बी है कोलेरा इन्फेक्शन के अंदर, आपका ऑप्शन डी है HIV इन्फेक्शन के अंदर, आपका ऑप्शन डी है लंग इन्फेक्शन के अंदर। आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों को ध्यान से देखना है और देख के आपको एक को लॉक करना है। जो आपका सही होगा तो आप एक स्कोर कार्ड के अंदर एक नंबर और मेंटेन कर जाओगे। तो सर मलेरिया के अंदर, एक टेस्ट किया जाता है सर, उसको बोलते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट या स्लाइड टेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर ये ऐसे ब्लड को फैलाया जाता है, इसको एक ऐसे ब्लड को फैलाया जाता है। तो ये सर मलेरिया के अंदर तो कौन सा होता है सर, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। कौन सा, रैपिड एंटीजन, या इसी को किस नाम से जाना जाता है सर, स्लाइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो सर ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, इसको क्रॉस करो। आपका ऑप्शन बी है कोलेरा। सर ये किसके द्वारा होता है, ये विब्रियो कोलेराई के द्वारा होता है, विब्रियो कोलेराई के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा होता है। इसी के अंदर राइस वाटर स्टूल भी आपको देखने को मिलता है। कैसा स्टूल सर, राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल भी आपको देखने को मिलता है। तो सर ये भी नहीं होगा। इसके बाद में सर HIV के अंदर या लंग इन्फेक्शन के अंदर कहाँ आप एलिजा टेस्ट करोगे। एलिजा टेस्ट का मतलब होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेट टेस्ट। ठीक है, तो ये जो आएगा ये सर किसके लिए, HIV के। तो HIV क्या होता है सर, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। किससे होती है सर, अनप्रोटेक्टेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलती है। ये सारी बातें आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है दी प्रोसीजर ऑफ ए रिमूवल। दी प्रोसीजर, एक प्रोसीजर कर रहे हो आप ऑफ ए रिमूवल, और रिमूव कर रहे हो किसको सर, एंड ए लोकेशन
ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रेफर्ड, यानी फैलोपियन ट्यूब को आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो या कट कर रहे हो, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, कट करना, यानी किस नाम से जाना जाता है फैलोपियन ट्यूब को। तो फैलोपियन ट्यूब किसके अंदर पाई जाती है सर, मेल के अंदर। सर मेल के अंदर कहाँ होगी, क्योंकि ये सिस्टम तो किसके पास होता है, एकमात्र होता है किसके अंदर, फीमेल के पास। मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है, किसके अंदर होता है, फीमेल के पास होता है, जिससे वो क्या करती है, अपनी एक और अपना जैसा प्रोडक्ट पैदा कर सकती है। ये फीचर ओनली और किसके पास होता है, फीमेल के पास होता है। क्लियर, चले आगे। इसके बाद में आगे मैं आपको बताता हूं, तो मैस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है सर, रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। किसको सर, रिमूव कर देना, किसको रिमूव कर देना सर, ब्रेस्ट को कर देना, रिमूव दी ब्रेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, मैस्टेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में वास्टोमी का मतलब क्या होता है सर, वास्टोमी के अंदर वास डिफेंस को कट कर दिया जाता है सर। वास डिफेंस किसके अंदर, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर सर, किसके अंदर, मेल के अंदर होता है वास डिफेंस, और वास डिफेंस को कट कर दिया जाता है, उसी को किस नाम से जाना जाता है, वेस्टोमी के नाम से जाना जाता है, ताकि हम क्या कर सकें, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद में अगला आता है ट्यूबेक्टोमी, एक आता है लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी नहीं, ट्यूबेक्टोमी की मैं बात करूं तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, कट दी फैलोपियन ट्यूब, या बेंजी के परमानेंट तार काट देना, ताकि क्या नहीं कर सके, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सके। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं सर, उसको ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। क्लियर, आगे चलें। ये सारी किसके थे, चारों जो ऑप्शन है उनका मैं रेशनल आपको दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच डक्ट क्लोज क्लैम्प ड्यूरिंग मेल स्टरलाइजेशन, यानी मेल के अंदर जब स्टरलाइजेशन किया जाता है तो उसके अंदर किसको कट किया जाता है। आपके पास ऑप्शन आपका ए है, इजैकुलेटरी डक्ट को कट किया जाता है। आपका ऑप्शन बी है, सेमाइनल फेरस ट्यूब को कट किया जाता है। आपका ऑप्शन सी है, वास डिफेंस को कट किया जाता है। आपका ऑप्शन डी है, सेमाइनल वेसिकल को कट किया जाता है। तो आपको इसके चारों ऑप्शन को देख के एक के अंदर क्लिक करना है और सही स्टिक निशाने पे तीर लगाना है। सर इजैकुलेटरी डक्ट नोट सर बिल्कुल नहीं करते, सेमनीफेरस ये भी ट्यूब वाला नहीं है, ये सर मैंने पीछे अभी बताया है किसको कट करते हैं सर, वास डिफेंस को कट करते हैं, सेमाइनल वेसिकल ये सारी चीजें नहीं आती है। तो ये बात कर रहे हैं सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब ये हुआ भी वास डिफेंस को कट कर दिया जाता है ताकि क्या हो सके, मतलब जो प्रेगनेंसी कंसीव न हो सके। और फीमेल के अंदर क्या की जाती है सर, ट्यूबेक्टोमी की जाती है। इसके अंदर क्या है, वास डिफेंस को कट कर दिया जाता है, 1 से 2 सूचर लगते हैं सर। उसके 24 घंटे तक आपको क्या है, साइकिल चलाना अवॉइड करना होता है, 14 दिन तक कोई भी वजन नहीं उठा सकते, इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और 3 महीने तक आप कोई भी क्रांतिकारी काम नहीं कर सकते, जो आपकी करने की इच्छा होती है तो उन इच्छाओं को थोड़ा दबाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी आपके पास क्या है, उसके अंदर स्पर्म अभी घूम रहे हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई एक तीर निकल के निशाने पे लग जाए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्लियर, आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच द एप परमानेंट एप विच दी एप परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। अच्छा, इसके अंदर ये पूछा गया, कोई मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक है। इसके अंदर आपको एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पूछा गया है। एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल के नाम से जाना जाता है। एक होता है परमानेंट, उसको अनरिवर्सिबल के नाम से जाना जाता है। तो सर कॉपर्टी नहीं सर, ये तो परमानेंट नहीं है सर। इसको हम 5 साल प्रिवेंट कर सकते हैं, 3 साल प्रिवेंट कर सकते हैं, 10 साल तक हम क्या है प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। ओरल पिल्स सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर। ओरल पिल्स का मतलब ये हुआ सर कि गांव के अंदर जैसे ही कोई नई नई शादी होती है तो वहां पर आशा बहनती जाके उसको बधाई देती है पहले तो, बधाई देने के बाद में साथ में उसको ओसीपी दे देती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कि उसका मतलब क्या हुआ कि ये लो आप मजे करो, नजारे करो, लेकिन इसको क्या है कंटिन्यू ले, आपको कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, खुल के खेलो, बाउंड्री से बाहर जाने दो, कोई डरवाई बात नहीं है। ठीक है, तो दूसरा भी ये क्या है सर, परमानेंट नहीं है। यूज ऑफ कॉन्डोम, कॉन्डोम भी क्या है सर, ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, अफरा तफरी के माहौल में यूज ली जाने वाली चीज है। कई बार ये भी मिस हो जाता है, तो सर हम नेचुरल मेथड काम में लेते हैं। ये सारी बातें किसके अंदर आती है सर, ये तो सारी बातें हैं सर टेम्परेरी की, लेकिन हमें पूछा गया है परमानेंट। तो सर परमानेंट एक ही चीज होती है, वो होती है ट्यूबेक्टोमी। किसके अंदर की जाती है सर, फीमेल के अंदर की जाती है। बहुत अच्छे सर, मजा आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पोस्ट पिल एमनोरिया इज ट्रीटेड बाय, पोस्ट पिल एमनोरिया इज ट्रीटेड बाय। एमनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का न आना, डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और डिस्पेरियूनिया का मतलब होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स।
जैसे ही एक कोर्स होता है जो ना खरीदने की जरूरत पड़ती है ना सीखने की जरूरत पड़ती है, उम्र के हिसाब से व्यक्ति अपने आप ही सीख जाता है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, जिसके लिए आप बड़े उत्तेजित रहते हो। ठीक है, जैसे ही मतलब क्लास के अंदर कोई भी बच्चा किसी को नींद आ रही है और ऐसे सेक्स ऐसे नाम ले देता है ना, मतलब नींद उड़ जाती है उसको, पता नहीं ऐसा क्या है। कर नर्सिंग रहे हो तो आपके शर्म को तो बाहर आप बाहर छोड़ के आया करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं चलती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो इन चीजों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भी, तो इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन, आपका ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, या फिर आपका क्लोनिडिन टेबलेट, या फिर आप देंगे क्लोमिफिन सिट्रेट। क्या देंगे? क्लोमिफिन सिट्रेट। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी कहानी नहीं रहती है। आप क्या करते हैं, ओवेरी को स्टिमुलेटेड किया जाता है, और यही टेक्निक काम में ली जाती है जब आईवीएफ करते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर भी पहले ओवेरी को हाइपर स्टिमुलेटेड करके वहां से क्या किया जाता है सर, अंडे एग्स जो होते हैं या सेकेंडरी जो oocyte होते हैं उनको क्या किया जाता है सर, रिलीज किया जाता है। और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने के लिए ओवेरी को स्टिमुलेटेड या हाइपर स्टिमुलेटेड किया जाता है। क्या किया जाता है सर? हाइपर स्टिमुलेटेड किया जाता है। हाइपर स्टिमुलेटेड का मतलब ओवेरी को करके हाइपर स्टिमुलेटेड वहां से क्या करेंगे, सेकेंडरी बहुत सारे सेकेंडरी oocyte रिलीज कराएंगे, और वहां से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो वहां पर क्या है, ये पोस्ट पिल काम में ली जाती है। तो कौन सी काम में ली जाती है सर? क्लोमिफेन सिट्रेट काम में ली जाती है, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है अनओव्यूलेशन की। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब देखो भी, आर यू पोस्टेड इन दी सब सेंटर, इतना मैं जोड़ देता हूं और क्वेश्चन को। आर यू पोस्टेड इन दी सब सेंटर, ए न्यूली मैरिड हेल्दी कपल इज आस्किंग फॉर द बेस्ट मेथड। एक भाई नई नई शादी हुई, गांव के अंदर कोई नई नई शादी हुई, तो बहन जी आया, भाई जी आया, बोलिया कि ए न्यू मैरिड हेल्दी कपल इज आस्किंग, आपसे बोल रहे हैं फॉर द बेस्ट मेथड। कौन सा बेस्ट, मतलब बेस्ट से बेस्ट मेथड बताओ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, किसका? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, और ऐसा कौन सा मेथड है जो नर्स विल एडवाइज, और बहन जी उसको क्या करेगी? एडवाइज करेगी। तो क्या एडवाइज करेगी सर? बैरियर मेथड को एडवाइज करेगी, या उसको रिदमिक मेथड को एडवाइज करेगी, या फिर आईयूडी को, या फिर कंबाइंड ओरल पिल्स को। बैरियर का मतलब ओक्लूजिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है। बैरियर का मतलब होता है बाधा। ठीक है, बीच में क्या करना, कबाब में हड्डी बढ़ना, ठीक है, रोकना। तो बैरियर नहीं देंगे सर। बैरियर तो बिल्कुल ही, कैसे आते ही नई नवेली दुल्हन को बैरियर तो दोगे आप? नहीं सर। रिदमिक मतलब रिदमिक भी नहीं देंगे सर। रिदमिक का क्या मतलब? इसके अंदर तो गाड़ी के ब्रेक लगे ना लगे वो कंडीशन है इसके अंदर, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव तो फेल हो सकता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है सर, तो ये भी काम में नहीं लेंगे सर। सर हम आते ही इसको इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगा देंगे। कैसे लगा दोगे इंट्रायूट्राइन डिवाइस? उसको कोई एक्सपीरियंस थोड़ी है इस चीज का, उसको तो उस मैदान में उतारना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो ये भी नहीं लगा सकते सर। तो क्या कर दो सर, उसको दे दो ओसीपी, कंबाइंड ओरल पिल्स, या ओरल पिल्स इसको देनी पड़ेगी। अब ये क्या करती है, ये आप कंटिन्यू करोगे तो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? 10 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, एक पड़ाव अपने पार कर दिया है। अगले चलते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टुडे। टुडे मैंने इमेज दिखाई थी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, मैंने आपको इमेज दिखाई थी। टुडे को ही वेजाइनल स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। स्पंज आपने रसगुल्ला देखा होगा, उस तरीके का एक वेजाइनल स्पंज आता है, तो वेजाइना के अंदर लगाया जाता है सर। बिल्कुल, ये तो हमें पता है, आप मत बताओ सर। ठीक है बेटा, कौन बताऊं? अब देखो आगे, अब देखो उसके बाद में रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कंटेंट, इसके अंदर क्या पाया जाता है ये मैंने आपको बताया था। तो सर प्रोस्टाग्लैंडिन इसके अंदर नहीं पाया जाता है, आपका ऑप्शन ए गलत हुआ। नॉर एथिस्टेरोल बिल्कुल नहीं पाया जाता सर। ये तो माला एन और माला डी के अंदर देखा है मैंने। किसके अंदर सर? माला एन। माला एन जो क्या मिलती है सर? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कहाँ मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट सर? ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है सर सब सेंटर के ऊपर, तो ये भी नहीं होगी सर। और इसके अंदर कॉपर लीजिंग, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगी सर। इसका आंसर क्या होगा? नॉन ऑक्जीनोर। 9 नॉन ऑक्जीनोर, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। इसका आंसर क्या होगा? सी सर। सी को लॉक कर दिया जाए, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है ये बिल्कुल सही है। तो कर दिया बेटा लॉक, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, कॉपर टी 380 प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए प्रेगनेंसी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? आपका क्वेश्चन है कि कॉपर टी 380, ये तो पहले ये समझो भी, कॉपर टी 380 का मतलब क्या होता है? कॉपर टी 380 का मतलब क्या होता है? 380 तो इसका होता है भाई साहब सरफेस एरिया।
ये जो सरफेस एरिया होता है ना 360 डिग्री होता है, वैसे 380 डिग्री इसका क्या होता है सरफेस एरिया होता है सर। ए जी ये क्या होता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह वो पाया जाता है, और टी इसकी शेप इस तरीके से होती है, तो इसलिए इसको कॉपर टी 380 एजी के नाम से जाना जाता है। कितने साल तक प्रिवेंट करती है सर, राजस्थान सीएचओ 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था सर, कितने साल तक प्रिवेंट करती है, तो 10 साल तक प्रिवेंट करती है। 10 साल तक कोई चांस नहीं है भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो सर ये 10 साल तक क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ए ऑप्शन गलत, 3 साल तक नहीं करेगी सर, 5 साल तक बिल्कुल नहीं करेगी। 5 साल तक कॉपर टी 275 आती है भाई, वो प्रिवेंट करती है। 8 साल तक कोई कॉपर टी प्रिवेंट नहीं करती, लेकिन 10 साल तक सर 380 एजी पे वो प्रिवेंट करती है। 10 साल तक आप कोई भी क्रांतिकारी काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात एक ही चीज है, भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मलेरिया सब टाइप फॉल्स सिरेमिक इज फाल्सिफेरम नॉट फाल्सिरेमिक, ये क्या पूछा गया आपको, फाल्सिफेरम के बारे में पूछा गया। फाल्सी जो फेरम है, फाल्सिफेरम मलेरिया का सब टाइप होता है, बिल्कुल सर। इज इंक्यूबेशन पीरियड उसका क्या पूछा गया सर, इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया। फाल्सिफेरम में क्या होती है, सब टाइप होता है। अब साथ में मैं मलेरिया को उड़ा देता हूं, साथ साथ में ही मलेरिया को उड़ाने के लिए सर मैं आपको बता दूं कि मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिसऑर्डर होता है सर, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा होता है। इसकी 2 प्रजातियां होती है सर, शहर के अंदर स्टैंडर्ड लोग रहते हैं स्टीफेंसिस होती है, गांव के अंदर क्यूल्सीफिज के नाम से जाना जाता है। इसकी 4 सब टाइप पाई जाती हैं सर। एक फाल्सिफेरम होता है, उसी को सर सेरिब्रल मलेरिया के नाम से जाना जाता है, उसी को मेलिग्नेंट के नाम से जाना जाता है, और सबसे खतरनाक यही होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड सर 12 दिन का होता है। क्लियर। उसके बाद में वाइवेक्स की बात करूं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड सर 14 दिन का होता है। ओवेल की बात करूं तो 18 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और मलेरिया का सर 28 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये थी सब टाइप की बात। इसके बाद में इसकी 3 स्टेज आती है सर, एक कोल्ड स्टेज आती है, हॉट स्टेज आती है, स्वेटिंग स्टेज आती है। कोल्ड स्टेज के अंदर व्यक्ति ठंडा पड़ जाएगा, 5 मिनट से लेकर 1 घंटे की होगी सर। हॉट स्टेज के अंदर 4 से 6 घंटे की होगी। इसी के अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, इसी के अंदर जॉइंट में पेन देखने को मिलेगा, और इसी कंडीशन के अंदर हाइपरपायरेक्सिया भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और स्वेटिंग के अंदर पेशेंट क्या करेगा सर, कंफर्ट फील करने वाला है। क्लियर। इसके बाद में सर इसके इलाज की बात करूं मैं, डायग्नोसिस रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। इलाज के अंदर सर हम क्विनिन दे देंगे, क्लोरोक्विनिन दे देंगे। अगर इसके बाद में भी बात नहीं माने सर तो हम देंगे प्राइमिक्विन, मेफ्लाक्विन, लेकिन प्राइमिक्विन याद रखना प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दी जाती है। उसके बाद में मेफ्लाक्विन, उसके बाद में डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन के बाद में सर आर्टिसोनेट चेप देंगे। तो सर ये हुआ मलेरिया पूरा स्वाहा। तो सर इसके बाद बात करें तो मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है फाल्सिफेरम का, तो कितना दिन का होता है सर, 12 दिन का। कितने दिन का होता है सर, 12 दिन का होता है। तो ऑप्शन में जहां 12 है वो टिका दो। आपका ऑप्शन ए 12, 37 नहीं होता सर, 14 नहीं होता, ये तो वाइवेक्स का होता है, 18 ओवेल का होता है। तो सर कितना हो गया, 12 दिन का। क्लियर। पूरा मलेरिया मैंने सुना दिया आपको बोल के। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलैप्स मलेरिया ड्रग ऑफ चॉइस। अब इसके मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या काम में लिया जाता है सर, मैनेजमेंट करेंगे किसका सर, मलेरिया का। तो एक आती है सर क्विनिन, एक आती है क्विनिन। क्विनिन जो होती है सर इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेकिन सर ये उसके बाद में क्लोरोक्विनिन और क्विनिन 2 आती है, क्लोरोक्विनिन और क्विनिन, क्विनिन और क्लोरोक्विनिन। ये सर ये तो क्या होती है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो सर ये उड़ाओ, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया रिलैप्स मलेरिया। सर रिलैप्स मलेरिया क्या होता है सर, रिलैप्स मलेरिया का मतलब ये होता है बेटा कि एक बार मलेरिया हो गया, आपको दोबारा मलेरिया हो जाए तो उसको रिलैप्स मलेरिया के नाम से जाना जाता है। और रिलैप्स मलेरिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो सर क्या होती है, उसी को सर प्राइमिक्विन या मेफ्लाक्विन के नाम से जाना जाता है। तो सर आपका ऑप्शन सी ठीक हो गया। कौन सी सर, मेफ्लाक्विन, मेफ्लाक्विन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज, यानी आपको क्या करना है, आप वैक्सीन लेके आ रहे हो, जैसे कोविड की वैक्सीन लगी थी, जैसे कोवैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड लगी थी। अब वहां से आप सब सेंटर पे लेके आ रहे हो। कहां से सर, पीएचसी से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सब सेंटर पे लेके आ रहे हो। तो सर एक चेन काम में ली जाती थी। कौन सी चेन काम में ली जाती है सर, फ्रीजर। आप फ्रीजर के अंदर रख के गांव के अंदर ले आओगे सर। आपका ऑप्शन सी था, वैक्सीनेशन के अंदर ले आएंगे। आपका ऑप्शन डी था सर, कूल चेन। कूल चेन नहीं होती है बेटा, वो होती है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। कोल्ड चेन एक ऐसी चेन होती है, वहां से सब सेंटर से आप कहां पर लेके आओगे, वहां से पीएससी से कहां पर सब सेंटर पर क्या है वैक्सीन लेकर आते थे। तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो गया, कोल्ड चेन को मेंटेन करना होता है। और पूरी जो वैक्सीन होती है वो 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस पर भी रख सकते हैं। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर, यानी सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट करना है ऑफ वैक्सीन को एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू द वैक्सीनेशन साइट इज कोल्ड। यानी आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो किसके अंदर मेंटेन करोगे सर? सेम क्वेश्चन है, कोल्ड चेन नहीं, कोल्ड चेन के अंदर काम में लेते हैं, कोल्ड रूम के अंदर काम में नहीं लेते हैं, डीप स्मॉल फ्रीजर के अंदर वैक्सीन को रखते हैं, 3 महीने तक खराब नहीं होती है। डीप फ्रीजर भी पीएचसी पे होता है, लेकिन सर कोल्ड चेन बोला है। अभी ट्रांसपोर्टिंग का नाम जहां भी आएगा आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो वहां एक कोल्ड चेन के माध्यम से आप ट्रांसफर कर पाओगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17, दी वैक्सीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ए परफॉर्म बाय, फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन किसके? अच्छा, सबसे पहले भी फर्स्ट डिस्कवर्ड जो वैक्सीन है वो पूछा गया है। सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन एडवर्ड भाई साहब ने डिस्कवर की थी, और कब की थी सर? तो ये 1796 या 1798, आई थिंक 1796 1798 के अंदर डिस्कवर्ड की, और ये किसके प्रति की? स्मॉल पॉक्स के, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसको बोलते हैं, उसके अंदर किसने? एडवर्ड जेनर ने पहली क्या की? पहली ही सबसे बड़ी बात, फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन, ठीक है। लुईस पास्चर सर, लुईस ने किसने की सर? 1885 के अंदर सर रेबीज के लिए इन्होंने क्या की? वैक्सीन को डिस्कवर्ड किया। किसने सर? लुईस पास्चर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई साहब ने नहीं की, जॉन्स शॉक ने की, तो एडवर्ड जेनर ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोरेज इन, यानी आपके पास वैक्सीन है, आप पोस्टेड हो कहां पर? पीएससी पर पोस्टेड हो, और आपके पास बहुत सारी वैक्सीन है, तो आप उसको कहां स्टोरेज करोगे सर? रूम में स्टोरेज कर दोगे, या सर फार्मासिस्ट जहां पर लैब टेक्नीशियन बैठता है वहां पर स्टोरेज कर दोगे? कहां करेंगे? तो आपका ऑप्शन ए बोल रहा है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर कर देंगे, डीप फ्रीजर के अंदर कर देंगे। आपका ऑप्शन सी बोल रहा है वॉक इन कोल्ड रूम, या कोल्ड रूम के अंदर कर देंगे, या कोल्ड बॉक्स के अंदर कर देंगे। सर हम करेंगे ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर करेंगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर करेंगे। ये एक आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर करते हैं। डीप फ्रीजर के अंदर नहीं रखते सर, वॉक इन कोल्ड रूम के अंदर भी नहीं रखेंगे, कोल्ड बॉक्स के अंदर भी नहीं रखा जाता है। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड, यानी एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया सर, कब आया? 1885 के अंदर ये प्रोग्राम आया। पहले एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया सर, वो 1978 के अंदर आया था, लेकिन ये सर UIP प्रोग्राम, या इसी को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और ये कब आया था सर? ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1885 के अंदर। आपका ऑप्शन ए बोल रहा है इसके अंदर किसको इंक्लूड करेंगे? इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में इम्यूनाइजेशन करना, ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर के अंदर, या इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन के अंदर, या फिर ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो सर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आप सी को कर दो लॉक, इसके अंदर क्या करेंगे सर? चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट दोनों को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, The last case of smallpox was reported in the world, यानी स्मॉल पॉक्स एक डिजीज होती है। अब ये जो छोटी माता के नाम से भी इसे जाना जाता है, स्मॉल पॉक्स थी वो इरिडिकेट कब हुई? तो सर ये इरिडिकेट इंडिया से तो हो गई 1977 के अंदर, लेकिन 1980 के अंदर 8 मई 1980 के अंदर कहां से इरिडिकेट हुई सर? ये कहां से इरिडिकेट हुई? इरिडिकेट का मतलब होता है जड़ से उड़ा दी हमने। किसको? स्मॉल पॉक्स को। कब? 8 मई 1980 को। कब? 8 मई 1980 को। तो सर 1980 इसके अंदर होगा। 1977 के अंदर सर इंडिया से इरिडिकेट हुई थी, से इंडिया से इरिडिकेट हो गई थी। ठीक है, क्लियर? 1978 के अंदर क्या हुआ सर? इसके अंदर EPI प्रोग्राम आया। EPI का मतलब होता है सर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया। कब आया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन? कब आया? EPI 1978 के अंदर आया। अब हो गए सर 20 क्वेश्चन। अब हमें सर दो कोई लाइनें सुना दो, मोटिवेट कर दो, मजा आ जाएगा। तो भाई मोटिवेट करने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरी बात ध्यान से सुनना। उसके अंदर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना। क्या चीज ध्यान रखना है भाई? कि ये ध्यान रखना है कि देखो 80-20 का रेशो है। लड़कियों का कुछ जाना नहीं है, इनको तो नौकरी भैया बट पे ही पड़ी है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ना, ये 6 घंटे ही पढ़ते हैं तो ये निकल जाएगी। लेकिन आपने जो ख्वाब पाल रखे हैं ना, भाई हम इसके साथ शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे, आप जो ख्वाब दिखा रहे हो ये ख्वाब तब तक संभव नहीं है जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर। उसकी शादी हो जाएगी,
कि शादी में बुलाना मैं आऊंगा जरूर, एक निवाला ही सही पर मैं खाऊंगा जरूर। उस दिन मैं सबके सर पे सहरे देखूंगा, सारी रात रुक कर सातों फेरे देखूंगा। उस दिन तुम्हारी आंखों में वो शर्म देखनी है, ये आग जितनी गर्म है ये आग देखनी है। और लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि रुखसती के वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों नहीं, और मैं कहूंगा मेरे महबूब की शादी है, मैं नाचूं क्यों नहीं। तो फिर बेटा नाचन जोगा ही रह जाऊगा, इन खातर नौकरी लागनो बहुत बहुत जरूरी है, समझो इन बात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 20 तक अपने किया था, आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेट ग्लोबली एज डिक्लेयर्ड डब्ल्यूएचओ। यानी डब्ल्यूएचओ ने एक डिजीज थी, डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, एक डिजीज थी जिसको क्या कर दिया भैया, भी ये बोला भी यहां से इरेडिकेट हो गई, जड़ से उखड़ गई। कौन सी डिजीज थी सर? पोलियोमाइलाइटिस। सर पोलियोमाइलाइटिस नहीं थी सर, स्मॉल पॉक्स थी। आपका ऑप्शन सी कह रहा है सर ह्यूमन मंकी पॉक्स था या पॉक्स वायरस था। तो सर स्मॉल पॉक्स आपने अभी बताया सर, बिल्कुल हमने गौर कर ली उस बात को, ध्यान में दिमाग में बिठा लिया। स्मॉल पॉक्स क्या हो गया इरेडिकेट 8 मई 1980 को। डब्ल्यूएचओ ने भी ये बोल दिया था, किसके बारे में? स्मॉल पॉक्स के बारे में भी ये इरेडिकेट हो चुकी है। धन्यवाद। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ। एट बर्थ आप कौन कौन सी वैक्सीन दे सकते हो सर? तो आपका ऑप्शन ए है बीसीजी, आपका ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, आपका ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस ओपीवी, आपका ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस ए। सुनो गौर से दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर लगा लो। अब सुनो, बीसीजी के मतलब, बीसीजी एक वैक्सीन होती है, सारों को मैं एक एक करके लपेट देता हूं। बीसीजी को बेसिलस कालमेट ग्यूरिन के नाम से भी जाना जाता है। 4 से 6 घंटे तक इसको स्टोर कर सकते हैं। दूसरी आगे बात सुनो, बीसीजी की और क्या बात होती है, इसको नॉर्मल सलाइन में क्या किया जाता है सर? डिजोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में क्या कर सकते हैं सर? बीसीजी के बारे में बात करूं तो बच्चे के एट बर्थ लगती है, हेपेटाइटिस बी भी एट बर्थ लगती है। बीसीजी कैसे लगती है सर? बीसीजी सर इंट्राडर्मल लगती है। इंट्राडर्मल लगती है, अपर आर्म में लगती है। कहां लगती है? अपर आर्म में लगती है। ठीक है, और 0.05 ml लगती है, 0.05 ml लगती है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी भी क्या लगती है सर? आईएम लगती है। आईएम मतलब, आईएम का मतलब होता है बच्चे के अंदर, आईएम 5 साल से कम का बच्चा है तो उसके अंदर, 3 साल से कम के बच्चे के अंदर आपको क्या लगाना पड़ेगा? आईएम इंजेक्शन होगा। वास्टस लैटरलिस मसल के ऊपर लगाया जाता है, थाई के ऊपर लगाया जाता है बच्चे के। उसके बाद में अगली ओपीवी। ओपीवी सर 2 बूंद जिंदगी की। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन कब दी जाती है बच्चे को सर? एट बर्थ दी जाती है, 2 ड्रॉप देते हैं। हेपेटाइटिस ए नहीं दी जाती। तो इसके अंदर एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, तो ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग सभी दी जाती है, लेकिन एक नहीं दी जाती सर। कौन सी? हेपेटाइटिस ए नहीं दी जाती, हेपेटाइटिस बी दी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एग्जांपल ऑफ ए लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन को याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक मैं बता देता हूं। एक पूरा सेशन लेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, उसके अंदर सभी वैक्सीन को लपेटेंगे, लेकिन मैं वर्बली आपको सुना देता हूं कि बीसीजी बॉय लव द क्राइम शब्द याद रखना है। क्या शब्द रखना है? बॉय लव द क्राइम। बी से बीसीजी, ओ से ओपीवी, वाई से येलो फीवर, ठीक है, डी से थाइपो, ठीक है, और सी से चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन, और आर से रेबीज। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से ये सारी जो वैक्सीन होती है, मिजल्स आती है, ये सारी जो होती है वो कौन सी होती है? लाइव वैक्सीन होती है। और इसके लिए, किसके किल्ड के लिए सर आप कैसे याद रखोगे? प्री चौथी दिल्ली में। पी से हेपेटाइटिस आईपीवी, पी से आईपीवी, ए से हेपेटाइटिस ए, और बी आर से, ये सारी आगे सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, इसके एक पूरे शेड्यूल के अंदर मैं करूंगा। अभी टाइम का अभाव है, उसके हिसाब से क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे अपने, मैं वर्बली आपको बता रहा हूं। तो इसके अंदर सर लाइव एग्जांपल पूछा गया है सर, मिजल्स नहीं है सर, कोलेरा नहीं है, बीसीजी और कोलेरा दोनों ही क्या है सर? ये है, तो बोथ ए एंड बी, हाँ बिल्कुल बी, बिल्कुल बी, बोथ ए एंड बी दोनों ही क्या है सर? दोनों ही क्या है? लाइव वैक्सीन है। दोनों ही क्या है? लाइव वैक्सीन है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? बोथ ए एंड बी दोनों ठीक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन। सभी किल्ड वैक्सीन है। कोलेरा, कोलेरा, टिटनस, पर्ट्यूसिस, ये सारी किल्ड वैक्सीन है, लेकिन बीसीजी जो है वो लाइव वैक्सीन है। ठीक है, बीसीजी जो है वो लाइव वैक्सीन है। बीसीजी भी इसके अंदर ये मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर चिकन पॉक्स होना चाहिए, बोथ एंड ए बी सही नहीं होगा, इसीलिए मैं पहले इसके अंदर कंफ्यूज था, लेकिन अभी भी ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ठीक नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी अभी उत्तर नहीं देंगे, उत्तर तो हम देंगे सर। उत्तर जो है ना वो क्या कर दिया सर? गलत हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है। इसके ऑप्शन के हिसाब से सर अकेला बीसीजी इसके अंदर आएगा, लाइव वैक्सीन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट फ्लाइट नर्सिंग एक्शन फॉर ए चाइल्ड स्प्रिंग टू नॉट टेक ब्रेथ एपनिया, यानी एक बच्चा है वो क्या नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है सर, एपनिया हो गया है उसको, तो सर सफर कर रहा है उससे, तो सबसे पहले नर्स नर्स की फर्स्ट एक्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है बिगिन, शुरू के अंदर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे देगी। सर हमें देने दो माउथ टू माउथ, मजा आ जाएगा सर, लेकिन बच्चा है सर, फायदा नहीं है बेटा। कोई आगे कोई एडल्ट होता, फीमेल होती तो आप माउथ टू माउथ देते, लेकिन यहाँ तो बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी। अब बताओ क्या करोगा? आपका ऑप्शन बी है क्लियर दी एयरवे, आपका ऑप्शन सी है इनिशिएट ऑक्सीजन थेरेपी, आपका ऑप्शन डी है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन कैसे स्टार्ट कर दोगे? आपने कोई रिस्पॉन्स थोड़ी चेक किया है सर, नहीं करेंगे सर। आपको सब हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी पूछे तो आपको एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, सबसे जो प्रायोरिटी की बात करूं मैं, प्रियोरिटी की बात करूं, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा सर? इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना पड़ेगा सर एयरवे पे। किस पे? एयरवे पे, चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, एयरवे पे जाएंगे, फिर उसके ब्रीथिंग पे जाएंगे, उसके बाद में उसकी सर्कुलेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर एयर विद देर का है ऑप्शन में, तो हम क्यों जाएं किसी और के ऊपर? तो हम तो सर सबसे पहले क्लीन कर देंगे बच्चे के किसको सर? एयरवे को। बाकी कोई ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ऑप्शन जो क्वेश्चन बनता है उसके हिसाब से ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता है भी डरते ही आप बच्चे को ऑक्सीजन लगा दो, नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है? एयरवे को मेंटेन करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट प्रियोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर ए चाइल्ड कम टू हॉस्पिटल विद ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अब देखो भी बच्चे को, अब दूसरा क्वेश्चन आया भी बच्चे को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, सांस लेने में दिक्कत है। आर यू पोस्टेड इन दी इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ए पेशेंट कम इन टू योर वार्ड। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो अब हम क्या करेंगे? स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी। आपका ऑप्शन बी है साल्ब्यूटामोल नेबुलाइज कर देंगे बच्चे को, या आपका ऑप्शन सी है गिव सिटिंग पोजीशन, आपका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। देखो भी बच्चे को बिठाएंगे तो बिठाते ही ये बताओ कैसे सांस आने लग जाएगा? नहीं आएगा सर उसको। तो सर उसके अंदर आप कर दो ऑक्सीजन थेरेपी। अब इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर दिया है मैंने। पहले क्या दिया था? एयरवे को मेंटेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एयरवे है तो नहीं है, तो हम सर किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पे। तो हमने क्या कर दिया सर? स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी बच्चे के लिए। ठीक है, आपका ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही गलत है। सिटिंग पोजीशन में बिठाने से बच्चे को कुछ नहीं होने वाला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बच्चा सल्ट जाएगा, अगरबत्ती लग जाएगी, राम नाम सुहा हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रूल ऑफ 10 इज यूज इन विच डिजीज? किस डिजीज के अंदर रूल ऑफ 10 काम में लिया जाता है? क्या काम में लिया जाता है? रूल ऑफ 10 किस डिजीज के अंदर काम में लिया जाता है? एक बच्चे को होने वाले, पीडियाट्रिक के अंदर होने वाली डिजीज होती है, उसके अंदर काम में लिया जाता है। आपका ऑप्शन ए है क्लेफ्ट लिप के अंदर, आपका ऑप्शन बी है इनपरफोरेटेड एनस के अंदर, आपका ऑप्शन सी है ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के अंदर, आपका ऑप्शन डी है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है वो एक साइनोटिक होती है, एसाइनोटिक होती है। इसके अंदर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस देखने को मिलता है, लेकिन ये नहीं होता है। एक टॉफ भी होता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट भी होता है, लेकिन उसके अंदर हार्ट के अंदर एक इमेज आई थी 2024 नोरसेट के अंदर, उसके अंदर हार्ट के अंदर क्या है? शू शेप या बूट शेप आपको देखने को मिलता है उसका हार्ट, तो वो होता है ट्रैकियो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के अंदर। ठीक है, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज नहीं होगा सर, इम्परफोरेटेड एनएस नहीं होगा, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला नहीं होगा सर, क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट एक डिजीज होती है बच्चे के अंदर, उसके अंदर या तो क्लेफ्ट उसका लिप कटा हुआ होगा या उसका पैलेट आगे से कटा हुआ होगा। ठीक है, तो उसके अंदर ये क्या है? काम में लिया जाता है, रूल ऑफ 10 काम में लिया जाता है। और रूल ऑफ 9 सर किसके अंदर काम में लेते हैं? रूल ऑफ 9 सर बर्न वाले पेशेंट के अंदर काम में ले देते हैं। और बर्न वाला जो पेशेंट होता है वो हमेशा हाइपरवोलेमिया रहता है, उसके अंदर वॉल्यूम भाई साहब बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड और शुड नॉट बी यूज आफ्टर, यानी ओआरएस की बात कर रहा है। अभी ओआरएस हमने कर लिया, काम में लिया। ठीक है, ओआरएस की मैं बात करूं तो ओआरएस जो होता है इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है सर, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट सारे पाए जाते हैं। टोटल जो पैकिंग होती है सर कितनी होती है? 20.5 की या 21 ग्राम की पैकिंग होती है सारी। ठीक है, इसके अंदर सोडियम वगैरह वगैरह, पोटेशियम, ये सोडियम 2.9 वगैरह इस तरीके से पाया जाता है, पोटेशियम 1.5, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो सर 1 घंटे से मिनिमम 1 से लेकर 24 घंटे के बाद में आप बच्चे को ओआरएस नहीं पिलाना है। कदाचित मना कर दिया मैंने तो कर दिया, नहीं पिलाना है सर। तो आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि 24 घंटे तक, आपका ऑप्शन बी बोल रहा है कि 12 घंटे तक, आपका ऑप्शन सी बोल रहा है कि 6 घंटे, आपका ऑप्शन डी बोल रहा है 4 घंटे। तो हम बात करेंगे सर कितने? 24 घंटे। 24 घंटे तक आपका ऑप्शन ए ठीक हुआ। अगला क्वेश्चन, ऑल आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ ए चाइल्ड विद सीवियरली
डायरिया एक्सेप्ट, यानी ऑल आर इसेंशियल, सभी जरूरी है, आवश्यक है, रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर के अंदर ऑफ ए चाइल्ड विद सीवियर डायरिया है उस बच्चे को। तो आपका ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ऑफ फ्लूइड ओरली या पेरेंटली, आपका ऑप्शन बी है टेकिंग वेट डेली, आपका ऑप्शन सी है रिप्लेसिंग लॉस्ट कैलोरी, मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो सर हम फ्लूइड बिल्कुल देंगे बच्चे को, दूसरा सर वेट भी डेली करेंगे ताकि हमें पता लगे, लैप्सिंग लॉस कैलोरी, मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये इसके अंदर नहीं आएगा सर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हुआ डी, ठीक। आगे चलते हैं। इन्फेंट आर मोर प्रोन टू डेवलप डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का एक बच्चा है, इन्फेंट है, इन्फेंट का मतलब होता है 28 दिन से लेके 1 साल तक का बच्चा है। अब हम इसको देखेंगे सर, इस नन्हे मुन्ने देश के सिपाही के बारे में बात करेंगे, इसको क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। तो सर क्या देखेंगे हम डिहाइड्रेशन के अंदर, इनएबिलिटी टू किडनी कॉन्सेंट्रेट यूरिन, इन्फेंट आर मोर प्रोन टू डेवलपमेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है। इनएबिलिटी टू किडनी कंसर्ट यूरिन, आपका ऑप्शन बी है इमेच्योर किडनी, आपका ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी ओवर फंक्शन ऑफ किडनी। तो ओवर फंक्शन कहाँ कर रही है सर, किडनी ओवर फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये तो डिलीट करो, ठीक है। लेकिन इनएबिलिटी टू किडनी कॉन्सेंट्रेट यूरिन बिल्कुल इमेच्योर किडनी होती है बच्चे की, तो बोथ ए एंड बी दोनों बातें इसके अंदर सही है। इमेच्योर किडनी होती है, इसी कारण तो बच्चा बार बार यूरिन पास आउट करता है, एक जो बच्चा होता है वो 8 से 10-12 बार यूरिन पास आउट करता है, इसी कारण सर उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। और बच्चा 20 से 30 ग्राम डेली वेट गेन करता है सर, कितना करता है, डेली वेट गेन करता है। बच्चे का जो वेट होता है वो 5 से 6 महीने के अंदर डबल हो जाता है सर। ट्रिपल कब हो जाता है सर, ट्रिपल 1 साल पे हो जाता है सर, फिर 4 गुना 2 साल पे हो जाता है, 5 गुना 3 साल पे हो जाता है, और 6 गुना 6 साल पे, 7 साल पे 7 गुना बच्चे का वजन होता है, और 10 साल पे कितना, 10 गुना वजन हो जाता है। तो सर हाइट भी बता दो, हाइट भी बता दूंगा। हाइट नॉर्मल होती है 45 से 50 सेंटीमीटर बच्चे की, लेकिन कब सर 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ती है, कब तक, 6 मंथ तक। तो 6 मंथ तक सर कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, फिर जोड़ दो, टोटल होगी 65, और फिर उसके बाद में 75 सेंटीमीटर हो जाती है 12 महीने के ऊपर, और 4 साल में डबल हो जाती है हाइट। और वजन कब होता है, 5 से 6 मंथ में, लेकिन हाइट होती है 4 साल पे डबल, और बच्चे की ट्रिपल हाइट हो जाती है सर 13 साल पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑफ ए इन्फेंट, यानी इनिशियल नर्सिंग, शुरुआत में नर्सिंग असेसमेंट कर रहे हो आप एक इन्फेंट का, स्पेयरिंग विद एक्यूट डायरिया, उसको एक्यूट डायरिया है एंड डिहाइड्रेशन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सर हम उसके अंदर क्या देखेंगे, स्किन का ट्रिगर देखेंगे, स्किन ट्रिगर देखेंगे, या उसके बाद में लो हिमेटोक्रिट वैल्यू चेक करेंगे, या सर उसके अंदर बल्जिंग फोंटेनल देखेंगे, वेट गेन। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑफ एन इन्फेंट स्पेयरिंग विद एक्यूट डायरिया, तो इसके अंदर वेट गेन ऑप्शन ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि वेट गेन क्या हो रहा है बच्चे का, वेट गेन नहीं, इसके अंदर बल्जिंग फोंटेनल देखेंगे, इन्फेंट की बात कर रहा है ना ही, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो भाई, देखो फ्लैट फोंटेनल हो, फ्लैट फ्लैट अगर फोंटेनल हो, बच्चे के अंदर कितने फोंटेनल होते हैं, वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन आपको क्या होते हैं, स्विचर 6 होते हैं। फोंटेनल की बात करूं, एंटीरियर फोंटेनल होता है, पोस्टीरियर फोंटेनल होता है। एंटीरियर फोंटेनल को ब्रेगमा के नाम से जाना जाता है, और पोस्टीरियर फोंटेनल जो होता है उसको लैम्डा के नाम से जाना जाता है। एंटीरियर फोंटेनल जो होता है वो कब, 1.5 साल पे क्लोज होता है, और पोस्टीरियर फोंटेनल 1.5 महीने पे क्लोज होता है। तो कितने, अब फ्लैट हो गया फोंटेनल, तो फ्लैट फोंटेनल है, तो ये सर क्या है, नॉर्मल, ये तो होता है सर नॉर्मल, फ्लैट है तो नॉर्मल है। अगर यही बल्जिंग फोंटेनल है, बल्जिंग मतलब उभार के रूप में बाहर है, तो सर ये किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, बल्जिंग फोंटेनल है तो वो किसके अंदर आता है सर, बल्जिंग फोंटेनल है वो किसके अंदर आता है, वो आता है सर, इसके अंदर आता है बल्जिंग फोंटेनल, किसके बल्जिंग मतलब उभरे हुए बाहर आएंगे, हाइड्रोस्फेलस के अंदर, हाइड्रोस्फेलस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सर डिहाइड्रेशन के अंदर संकन फोंटेनल देखने को मिलते हैं, संकन फोंटेनल बच्चे के देखने को मिलते हैं, किसके अंदर देखने को मिलते हैं, संकन फोंटेनल देखने को मिलते हैं सर डिहाइड्रेशन के अंदर। तो ये डिहाइड्रेशन के अंदर सर हम वेट गेन पे, वेट पे ध्यान देंगे बच्चे के, क्यों, क्योंकि यूरिन पास आउट करेगा, स्टूल पास आउट करेगा, यूरिन आउट होगा, तो बच्चे का वेट कम होगा, तो हम इसके अंदर वेट मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिजिशियन ऑर्डर, पोटेशियम दे रहे हो आप एक बच्चे को, फिजिशियन ने ऑर्डर कर दिया, अभी बच्चे को क्या देना है सर, पोटेशियम देना है, पोटेशियम फॉर ए चाइल्ड, बच्चे के लिए विद हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन जो है, इज नर्स परफॉर्म कर रही है, और नर्स परफॉर्म कर रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसके अंदर सबसे ज्यादा आप हाईएस्ट प्रायोरिटी पे क्या रखोगे, असेसमेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन दी पोटेशियम, पोटेशियम देने से पहले आप क्या चेक करोगे बच्चे के अंदर, ये चीज पूछी गई है। तो आप क्या करोगे, टेकिंग द टेम्परेचर, बच्चे का टेम्परेचर चेक करोगे, आपका ऑप्शन बी बोल रहा है टेकिंग ब्लड प्रेशर, या बच्चे का बीपी लेंगे, आपका ऑप्शन सी बोल रहा है ऑब्टेनिंग वेट, या बच्चे का वेट चेक करेंगे, या फिर चेकिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट।
बिल्कुल सर। आपका ऑप्शन टेकिंग टेम्परेचर बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। बच्चे का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे नीचे जाएगा तो उसके अंदर कोल्ड स्ट्रोक वगैरह वगैरह आएगा, हाइपोथर्मिया में चला जाएगा बच्चा, तो ये नहीं करेंगे सर। ब्लड प्रेशर नहीं, बच्चे का नॉर्मल बीपी होता है 80 से 50, ठीक है, तो ये भी नहीं करेंगे सर। वेट गेन नहीं करेंगे सर। हम करेंगे चेकिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट, बच्चे का यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि यूरिन आउटपुट चेक करना है, क्योंकि पोटेशियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो बच्चे के यूरिन से पोटेशियम क्या हो जाएगा, बाहर। क्लियर? ये था 34 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिलाइक डिजीज ऑल्सो कॉल्ड ग्लूटेन सेंसिटिव या एंटेरोपैथी अफेक्ट विद पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक, यानी किसके बारे में पूछा गया सर? सिलाइक डिजीज के बारे में पूछा है, जिसको आप सीलियक डिजीज के नाम से भी जानते हो, ग्लूटेन एंटेरोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। ये सर किसके द्वारा होती है? ये जो बार्ले, राई, ओट और व्हीट के द्वारा होने वाली क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है। और ये किस पे इफेक्ट डालती है सर? ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे। किस पे सर? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। नोट ड्यूडिनल स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन नोट, ये किसकी डिजीज होती है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज होती है। इसके अंदर होता क्या है सर? इसके अंदर हमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलता है। क्लियर? तो इसके अंदर कंफर्म करने के लिए सर कंफर्म 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 किससे करेंगे सर? एक ही चीज से कर सकते हैं सर, हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर? बायोप्सी करनी पड़ेगी। एलर्जिक टेस्ट के बाद में हम सीधा जाएंगे बायोप्सी पे। आगे चलते हैं। यूज बीसीजी वैक्सीन शुड बी डिस्कवर्ड आफ्टर। बीसीजी वैक्सीन है, एक ओपन वाइल वैक्सीन की पॉलिसी आई थी 2011 के अंदर। तो आपने बीसीजी है उसको क्या कर लिया, डिजोल्व करने के बाद में आप कितने टाइम तक यूज कर सकते हो सर? कम से कम 4 से 6 घंटे होता है, लेकिन 4 और 6 दोनों ऑप्शन में है, तो सर 2 घंटे उड़ा दो, 4 घंटे उड़ा दो, 6 घंटे से ज्यादा बीसीजी को आपको यूज नहीं करना है। बीसीजी बेसिलस कालमेट ग्यूरिन के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वाइवेक्स जो होता है, वाइवेक्स इन दी लाइव परमानेंट, अच्छा परमानेंट स्कार कौन सी जो छोड़ती है बेबी के? आपके भी देखा होगा, आप भी अभी बेबी हो, कुछ बेबे बन गए हैं, कुछ भी बने हो, लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर क्या होता है, एक आपके स्कार छोड़ा गया है, परमानेंट स्कार है, जो 6 से 8 वीक के अंदर छोड़ती है। कौन सी जो मेडिसिन है वो छोड़ती है सर? बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो कहां पर लगाई जाती है? इंट्राडर्मल लगाई जाती है, अपर आर्म पे लगाई जाती है, और ये क्या करती है? परमानेंट स्कार छोड़ती है सर, ठीक है। कौन सी? बीसीजी। तो परमानेंट स्कार कौन सी छोड़ेगी? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस नहीं छोड़ेगी सर, पेंटाविलेट नहीं छोड़ेगी सर, मिजल्स नहीं छोड़ेगी। मिजल्स कब लगाते हैं सर? 9 मंथ पे लगाते हैं बच्चे के एग्जाम के अंदर, जीएमसीएच चंडीगढ़ के अंदर पूछा गया है। और बीसीजी क्या करती है सर? बीसीजी की बात करूं तो ये परमानेंट स्कार छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बीसीजी मिजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन शुड बी स्टोरेड, कहां पर कितने टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं इन सभी को? तो इन ऑप्शन को ध्यान से देखना है और ध्यान से देख के इसका जवाब देना है। आपका ऑप्शन ए है 10 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस, आपका ऑप्शन बी है 20 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस, आपका ऑप्शन सी है 8 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस, आपका ऑप्शन डी है बोथ 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। लेकिन ये नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, हम करेंगे सर 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं। लेकिन वैसे करना हो तो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस, 6 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ही जाते हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर दिया नहीं है, ये तो सारी ज्यादा दे रखे हैं, तो हम जाएंगे 8 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म हेल्थ केयर वाज फर्स्ट यूज बाय, कॉम्प्रिहेंसिव केयर किसके द्वारा दी गई थी? अब कुछ कमेटी के क्वेश्चन आ गए। कमेटी के अंदर पहली जो कमेटी आई थी सर, बोर कमेटी 1953 के अंदर आई, 1946 के अंदर भी आई। बोर कमेटी के अंदर सर 3 मिलियन प्लान दिया गया। 3 मिलियन प्लान का मतलब क्या था सर? पीएससी के ऊपर एक प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी के ऊपर, प्राइमरी के ऊपर 75 बेड होना चाहिए, और सेकेंडरी के ऊपर सर कितने होने चाहिए? सेकेंडरी के ऊपर 650 बेड और टर्सरी के ऊपर 2500 बेड। लेकिन ऐसी बातें मानी जाती है, कमेटी के अंदर सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन माने या न माने ये अपनी मर्जी होती है, उसको बोलते हैं कमेटी। तो इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जो इम्यूनाइजेशन भी कर सके, गांव में टीकाकरण भी कर सके, सर्वे भी कर सके। ये जो सारी केयर किसके अंदर आई थी सर? ये आई थी भोर कमेटी के अंदर। यूनिसेफ प्रोग्राम 1946 के अंदर आया, इसके अंदर गोभी कैंपेनिंग भी चलाई गई। ये नहीं सर, मुदालियर कमेटी 1963 के अंदर आई। करतार सिंह कमेटी सर, करतार सिंह कमेटी कब आई सर? 1973 के अंदर आई। लेकिन भोर कमेटी जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसके अंदर क्या आया था सर? कॉम्प्रिहेंसिव केयर भी दी जाती है, और 3 मिलियन जो प्लान है, 3 मिलियन प्लान भी किसके अंदर आया था सर? इसी के अंदर आया। इसके किसके सर? बोर कमेटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द प्रिंसिपल वर्क ऑफ आईसीडीएस स्कीम। आईसीडीएस एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आई, जिसके अंतर्गत गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बना होता है, और आंगनबाड़ी के ऊपर ही आशा भी किसी के अंतर्गत आई, इसी के अंतर्गत आई। अब ट्रेनिंग, आपका ऑप्शन ए है विद द प्रिंसिपल वर्क आईसीडीएस, यानी आईसीडीएस के अंतर्गत कौन काम करता है? तो ट्रेंड डाई
ट्रेंड दाई नहीं करेगी सर। ट्रेंड दाई एक पोस्ट होती थी, पता है आपको? ट्रेंड दाई क्या है? एक पोस्ट भी है गांव के अंदर। गांव के अंदर एक दाई हुआ नहीं, दाई दादी माँ, ठीक है, देखते हैं बता दिया बच्चों, उल्टो एक सुल्टो एक, मैं डिलीवरी करा दूंगा कि नहीं, जाने की जरूरत को नहीं। ईशा ज्ञान देना ये क्यों है, दाई हुआ और बंग कारणी क्यों गयो, पीपीएच होने लगे, पोस्टमार्टम हेमरेज होने लगे, बढ़ने लगे केस, तो बाद दाइया ने एक साइड में पटक दी, क्यों? बाद में एएनएम की पोस्ट आई। तो आंगनबाड़ी जो वर्कर है वो क्या होगी? आंगनबाड़ी वर्कर है वो किसके अंतर्गत काम करेगी? आईसीडीएस के अंतर्गत काम करेगी। और यहीं पर क्या होगा? आशा भी किसके अंतर्गत काम करेगी? आईसीडीएस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो हेल्थ गाइड बिल्कुल नहीं सर, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल, ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ सर्विस इज नॉट अवेलेबल इज रूरल हेल्थ यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ सर्विस इज नॉट अवेलेबल इज रूरल हेल्थ यूनिट? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वर्कर, दूसरी कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल वर्क, एनवायरमेंट सैनिटेशन वर्क, आपका ऑप्शन डी है कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। यानी हेल्थ सर्विस इज नॉट अवेलेबल रूरल हेल्थ, यानी गांव के अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, लेकिन एक ऐसी चीज है इस ऑप्शन के अंदर जो आप नहीं कर सकते। कौन सी नहीं कर सकते सर? आप पहला ऑप्शन आपका मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वर्क बिल्कुल करवा सकते हैं सर। कम्युनिकेबल जितनी भी डिजीज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं सर। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन बिल्कुल कर सकते हैं, डीटीटी का छिड़काव करवा सकते हैं सर। उसके बाद में सर कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं होती है बेटा। सब सेंटर पे कहाँ आपको कैंसर ट्रीटमेंट मिलेगा? वहां तो पूरे सूर्य कैनुले ही नहीं मिलते हमारी सरकार के अंदर। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है इन इंडिया, इंडिया के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज फर्स्ट रेफर्ड यूनिट इज नोन एज। सबसे पहले कोई आया, आप पोस्टेड सब सेंटर के ऊपर, आपके पास पेशेंट आया, तो आप सबसे पहले उसको रेफर कहां करोगे? तो सर हम उसको रेफर कर देंगे सीएससी के ऊपर। कहां रेफर कर देंगे? सीएससी के ऊपर। तो सब सेंटर पे नहीं करेंगे सर, पीएससी पे ऊपर नहीं करेंगे सर, रीजनल हॉस्पिटल नहीं, आप सीधा सीएससी पे टेक दो उसको, क्योंकि वहां पर इसकी क्या हो जाएगी? केयर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन कवर बाय सब सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विस। एक पॉपुलेशन यानी सब सेंटर कितनी जनसंख्या कवर करता है? तो सर आपने बताया था एक हिली एरिया होता है, एक क्या होता है? रूरल एरिया होता है। हिली एरिया के अंदर आप 3000 से और 5000 जनसंख्या, यानी 3 से 5000 की जनसंख्या पे क्या है? एक सब सेंटर बना होता है। और एक पीएससी के ऊपर 4 से 6 सब सेंटर बने होते हैं, और 6 सब सेंटर के ऊपर सीएचओ भाई साहब पोस्टेड होते हैं, सीएचओ के नीचे एएनएम होती है, फिर आंगनबाड़ी आशा वर्कर, ये सारे उसके अंदर काम है करते हैं। तो इसकी नॉर्मल पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो सर 5000 ऑप्शन है, तो 10,000 नहीं होता है, 3500 नहीं होता है, 9000 नहीं होता है। कितनी जनसंख्या पे बना होता है सब सेंटर? 5000 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर कमेटी इज ऑल्सो नोन एज, बोर कमेटी को किस नाम से जाना जाता है या इसकी थीम क्या थी? आपका ऑप्शन ए है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, आपका ऑप्शन बी है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, आपका ऑप्शन सी है हॉस्पिटल रिव्यू कम्युनिटी, आपका ऑप्शन डी है ग्वालियर कमेटी। तो जो बोर कमेटी है उसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है, ये इसकी थीम थी सर। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग जो कमेटी है इसको किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर कमेटी का दूसरा नाम है ये। मुदालियर कमेटी जो है 1963 के अंदर आई, और इसकी जो थीम है वो क्या है? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑटोमेटिक वॉच कॉन्स्टिट्यूट, ये क्वेश्चन कैसा है? ऑटोमेटिक क्या होता है? गलत है ये क्वेश्चन, आगे चलते हैं, मिस प्रिंट हो गया, आगे चलते हैं। करतार सिंह कमेटी इज ऑल्सो नोन एज, करतार सिंह कमेटी को किस नाम से जाना जाता है सर? करतार सिंह कमेटी को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी, आपका ऑप्शन बी है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, आपका ऑप्शन सी है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, आपका ऑप्शन डी है कमेटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो सर करतार सिंह जो कमेटी है, करतार सिंह भाई साहब किसको लेके आए थे सर? एएनएम को लेकर आए थे, हमें पता है, और एएनएम को लेकर आए थे सर, इसी को मल्टीपर्पज काम करती है, इसीलिए मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के नाम से भी जाना जाता है, और ये करतार सिंह कमेटी का दूसरा नाम है। तो सर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट जो कमेटी है इसको सर, ये तो सर बोर कमेटी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? बोर कमेटी के नाम से जानी जाती है। 1946 के अंदर आई थी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी की बात करूं तो सर ये कब आई थी? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ये सर मुदालियर कमेटी का दूसरा नाम है, इसकी थीम है मुदालियर जो कमेटी है, मुदालियर कमेटी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सारी बातें आ गई। तो सर ये बी भी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हुआ? ए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वुमेन डे सेलिब्रेशन। वुमेन डे सेलिब्रेशन कब किया जाता है? वुमेन डे की मैं बात करूं, देखो भाई वुमेन की बात आई, डब्ल्यू एक बात बताऊंगा मैं थाने। देखो वुमेन डे 8 मार्च को, हमारे देश का इंडिया का रेशो इतना गड़बड़ है, आपको पता है, ठीक है? कैसे गड़बड़ है सर? 8 मार्च को क्या करते हैं? 8 मार्च को हम क्या करते हैं? 8 मार्च को सर क्या मनाते हैं? 8 मार्च को सर हम मनाते हैं वुमेन डे। कौन सा डे मनाते हैं 8 मार्च को?
8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है या वुमेन डे के नाम से जाना जाता है। अब ऑप्शन में आपके था ये, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि अपने लिंगानुपात बहुत गड़बड़ है, तो समझो ये बात ने, नहीं तो टब्बर थाने कोई खिलाड़ना कौन देगा, मैं थाने बता दी बात। सॉरी इतना मारी मारी है पूछो ना थे, 80-20 को रेस हुआ है तो किन्नन किन्नन लाग जासी, थारा हो जाएगा फोड़ा। नहीं तो फिर कल को आपके साथ ये होने वाला है कि 4-5 लोग जो मोहल्ले है ना, मोहल्ले के 4-5 लोग मिलकर एक इकट्ठी भू लेके आनी पड़ेगी आपको। फिर कार्ड कैसे छपेंगे शादी के पता है आपको? ऐसे छपेंगे, मोहित, रघु, संदीप, संग, प्रमिला आंटी। ऐसे हालात बन जाएंगे आपके, ठीक है। अगर टाइम पे आपने नौकरी नहीं लगी ना तो देख लेना। वुमेन डे से याद आ गया मेरे को, रेशो बहुत गड़बड़ है भैया, लिंगानुपात बहुत गड़बड़ है, ध्यान रखो, ठीक है। नहीं तो फिर थान में बता दियो टाबरियो थान कोई खिलाड़ना कौन देगा और थोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वुमेन डे सेलिब्रेशन ऑन वुमेन डे की मैं बात करूं तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है सर? वुमेन डे मनाया जाता है। 28-11 जून ये नहीं है सर, 18 फरवरी है, 18 फरवरी को नहीं मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज इज कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस इन इंडिया? यानी आपको क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी दे सर। 1965 और 66 के अंदर एक प्रोग्राम आया यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट स्कीम, तो इसी का उत्तर ये होगा सर, ऑप्शन सी। टाइम कम है इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ। 1965 और 1966 के अंदर ये प्रोग्राम आया था, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट स्कीम आई थी। तो सर यूनिसेफ कब आया सर? 1946 के अंदर आया, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता है, और गोभी कंपेनिंग भी इसी के साथ आई थी। डब्ल्यूएचओ कब आया था सर? 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। इसकी थीम क्या थी सर? थीम इसकी ये देता ही रहता है 7 अप्रैल को, और उसके बाद में सर इसके अंदर डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर हर्षवर्धन जैन क्या है, डायरेक्टर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम आर फोकस इन मेनली। एनआरएचएम ने फोकस मेनली किस किस पे किया? इंप्रूव द हेल्थ एक्सटेंड ऑफ पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अर्बन एरिया के अंदर? नहीं सर, इंप्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया के अंदर। आपका ऑप्शन सी है, इंप्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई साहब जो रूरल का मतलब ही क्या है, रूरल का मतलब समझो आप, रूरल का मतलब ग्रामीण एरिया के अंदर। तो यहाँ पर रूरल कहीं लिखा है सर? यहाँ पर लिखा है रूरल, ये रहा। तो सर ये ऑप्शन इसका, ये रूरल हेल्थ मिशन का मतलब क्या था? गांव के अंदर क्या था, इसने क्या किया, जो हेल्थ का एजुकेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश की और इसी को बढ़ाया। किसके? एनआरएचएम आया कब सर? 2005 के अंदर आया। कब आया सर? 2005 के अंदर आया था। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एसेंशियल component of integrated maternal neonate child health illness management? improve antenatal care, आपका ऑप्शन बी है improve health and nutrition work, आपका ऑप्शन सी है improve health system, आपका ऑप्शन डी है improve family and community practice। तो सर ये एंटीनेटल केयर बिल्कुल इंप्रूव हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए था, बिल्कुल ये हेल्थ सिस्टम के लिए, लेकिन ये इंप्रूव फैमिली एंड कम्युनिटी के लिए नहीं था। कौन सा प्रोग्राम? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेट चाइल्ड हेल्थ इलनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च इन। तो सीधा सीधा बता देता हूं, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1950 के अंदर नहीं आया। 1958 के अंदर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आया। 1948 के अंदर डब्ल्यूएचओ आया। नहीं सर, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। कई बार नन ऑफ दीज भी आंसर होता है, ऐसे छोड़ना नहीं होता है क्वेश्चन को, क्योंकि ये आया कब था? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सर 1952 के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जननी सुरक्षा योजना कब आई थी सर? जननी सुरक्षा योजना का मतलब एक योजना चलाई गई, गांव के अंदर मृत्यु दर ज्यादा होने लगी तो सरकार ने एक एक्शन लिया और एक एम्बुलेंस क्या है गांव के अंदर भेजनी शुरू की। और वो किसके अंतर्गत आई? जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। मतलब इसके अंदर ये था, जननी सुरक्षा योजना का मतलब गांव से डिलीवरी कहाँ होने लगी? शहरों के अंदर। तो ये 1 अप्रैल 2005 को क्या आया? जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये काम होने लगा। अगला जो एम्बुलेंस आई थी वो तो धनवंतरी योजना के अंतर्गत आई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, एक फिजिशियन प्रेस क्राइम लेबोरेटरी स्टडी फॉर एन इन्फेंट ऑफ ए ह्यूमन। यानी एक फिजिशियन है, उसने क्या कर दिया? लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बोल दिया। इन्फेंट एक बच्चा है, ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, किसके बारे में? एचआईवी के बारे में। बताओ, अब बच्चा के एचआईवी के बारे में टेस्ट करवाऊंगा तो आप आगे कोई टेस्ट करवाऊंगा? बताओ, मैं बताऊंगा, सुनो। deficiency of virus HIV positive woman to determine the presence of HIV antigen, the nurse and speed the which laboratory study will prescribe। यानी आप कौन सा टेस्ट करोगे बच्चे के अंदर? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करेंगे? नहीं सर, चेस्ट एक्सरे। बताओ, HIV में चेस्ट एक्सरे कर सी। ऑप्शन इनटू ढंगा दे दो भाई साहब। CD4 काउंट नहीं, CD4 काउंट
किसके अंदर सर, ये तो एडल्ट के अंदर, बच्चे के अंदर पूछा है। P24 एंटीजन कंफर्म टेस्ट होता है किसका, HIV का सर, ठीक है। HIV की एंड स्टेज होती है एड्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दी, ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कौन कौन सी, अमोक्सिसिलिन, बताओ अमोक्सिसिलिन देंगे टीबी के अंदर, कौन देंगे गुरुजी, क्लोरामफेनिकोल नहीं देंगे सर, नन ऑफ दीज नहीं देंगे, हम देंगे सर रिफाम्पिसिन, जो रेड ऑरेंज कलर यूरिन भी कराती है, जो कॉमन फाइंडिंग होती है, रिफाम्पिसिन दे सकते हैं टीबी के अंदर, आइसोनियाजाइड दे सकते हैं सर, पायराजिनामाइड दे सकते हैं, इथाम्ब्यूटोल दे सकते हैं, रिफाम्पिसिन दे सकते हैं सर, ठीक है। ये सारी टेबलेट किसके अंदर दी जाती है, टिब्बी के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डेंगू फीवर इज कॉज ड्यू टू, डेंगू फीवर किसके द्वारा होता है सर, एडिज इजिप्टो के द्वारा होता है, एडिज इजिप्टो के द्वारा होता है सर, इसके अरबो ये नहीं, एडिज मिल गया, ऑप्शन सी, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट काउंट किसके अंदर देखने को मिलती है, मलेरिया के अंदर नहीं सर, मलेरिया के अंदर, फाइलेरिया के अंदर नहीं, नन ऑफ दीज सर। प्लेटलेट काउंट किसके अंदर डाउन होती है सर, डेंगू के अंदर होती है, इसीलिए गांव के अंदर बोलते हैं ना, बकरी ने दूध पिला दो, बकरी को दूध पिला दो प्लेटा बढ़ जाएगी, तो प्लेटा के अंदर डाउन हुआ, डेंगू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकबोन फीवर इज दी अदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, बैकबोन फीवर, ब्रेकबोन फीवर, नॉट बैकबोन फीवर, ब्रेकबोन फीवर, कौन सी, ब्रेकबोन फीवर, ब्रेकबोन का मतलब होता है ब्रेक हो जानी, टूटनी, बोन मतलब हड्डी, इतो दर्द होना लग जाए, तो कौन सी डिजीज के अंदर होगी, मलेरिया के अंदर, चिकनगुनिया के अंदर, येलो फीवर के अंदर, या डेंगू के अंदर। तो सर डेंगू को ही किस नाम से जाना जाता है, ब्रेकबोन फीवर के नाम से जाना जाता है, और डेंगू के अंदर ही क्या होती है सर, आपकी प्लेटें डाउन देखने को मिलती है। डेंगू इन्फेक्शन इज कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा फैलती है, तो सर एडिज इजिप्टो, अभी ये करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये थे भी आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, और आप इतना धैर्य बना के लिखे, इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत हम आपके आभारी रहेंगे उम्र भर, ठीक है। जब तक संभव होगा तब तक आपका स्नेह और प्यार ऐसा ही बना रहे। तो 1 घंटे की बात की थी मैंने, और 1 घंटे के अंदर मैंने लपेट दिए। देखो भाई, स्पीड मेंटेन करना मेरा काम है, क्योंकि स्पीड तो देखो अगर नहीं रखेंगे तो 1 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन का रेशनल दोनों देना संभव नहीं होता है। अब हमारे एक ना, कई बार देखो किसी से मतलब सीखने को मिले तो आप सीखो। अभी हमारे एक जयदीप सर है, वैसे पटवारी है वो, ठीक है, वो ड्यूटी भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, हर चीज़ से उनसे सीखने को इतना कुछ मिलता है यार, मतलब जब से मैं जुड़ा हूँ ना, मज़ा आ गया। तो उनके लिए मैं 2 लाइनें बोल देता हूँ कि लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उनको जब भी देखा ना, तो लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, पर मैंने उनको जब भी देखा गोली जैसे चलते देखा। भाई साहब 1 मिनट का ही टाइम नहीं है, बताओ, सारे दिन, मतलब टाइम मैनेजमेंट की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। हम बहुत उनसे इंस्पायर हैं, और बहुत बढ़िया है वो अपने। थैंक यू सो मच आज के सेशन में बने रहने के लिए, धन्यवाद आप सभी का। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, मैं ये आशा करता हूँ। अगर आए ना, अच्छी लगे तो भाई कमेंट कमेंट कर दिया करो यार, ये तो जानकार हो, घर का परिवार हो थे, तो समझो बात ने, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का।